नमस्कार प्यारे साथियों, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल शिव द्विवेदी मैथ पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे। अब इसमें से अच्छे से आपको NTPC की तैयारी कराई जा रही है। आपको करंट अफेयर्स डेली मिलेगी, ठीक है, रीजनिंग डेली मिलेगी, इंग्लिश भी मिलेगी, GS भी मिलेगी, स्पेशल साइंस भी मिलेगी और साथ में मैथ भी मिलेगी, ठीक है। और ये आपकी कौन सी क्लास है? ये है आपकी स्पेशल साइंस की क्लास, स्पेशल साइंस की क्लास जो मैंने आपको उस वाले चैनल पे कराया माई क्लासरूम वाले में, तो वो भी उपयोगी है। और इसके साथ साथ ये जो है स्पेशल साइंस की क्लास, ये आपको हम लेके आए हैं क्वेश्चन बेस लेके आए हैं। तो इससे ऐसा होगा कि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का रिवीजन एक साथ होगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। ये क्या है? एक बीमारी है, ठीक है। ये बीमारी है, आँखों की है, कानों की है, नाक की है, गले की है। कहाँ की है? तो ये आँखों की बीमारी है, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म ये कहाँ की बीमारी है? आँखों की बीमारी है, ठीक है। आँख की गोलाई ठीक ना होने का एक रोग है। ये आँख की गोलाई जो आँख गोल होती है उसकी गोलाई ठीक ना हो, मतलब सही तरह से गोल ना हो, तो उस रोग को हम क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं? एस्टिग्मेटिज्म बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो ये आपका तांबे का खनिज है। किसका है? तांबे का खनिज है। तो तांबे के और कौन कौन से खनिज होते हैं? आप बोलेंगे सर मेलाकोनाइट तांबे का खनिज है, मैंने ये तो मान लिया, लेकिन क्या तांबे के और भी खनिज कुछ होते हैं मुख्य? तो मैं बोलूँगा जी बिल्कुल होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं सर? तो ये होते हैं, तांबे के जो होते हैं वो होते हैं मैल्कोनाइट, और होता है क्यूप्राइट। कौन सा होता है? क्यूप्राइट होता है एक, ठीक है। और एक कौन होता है? एक होता है एजूराइट, ठीक है। और एक होता है कैल्कोपाइराइट। कैल्कोपाइराइट, ठीक। ये आप समझ गए कि मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो ये तांबे का है। तांबे के और खनिज कौन कौन से होते हैं? क्यूप्राइट होता है, एजूराइट होता है, कैल्कोपाइराइट होता है। क्लियर? इतना आप समझ गए होंगे। समझे कि नहीं समझे? अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारे सामने आया चांदी आया है, तो हम देख लेते हैं कि चांदी के कौन कौन से मुख्य खनिज होते हैं। तो चांदी के जो होते हैं मुख्य खनिज, वो होते हैं अर्जेटाइट, ठीक है। अर्जेटाइट होता है, नेटिव सिल्वर होता है, एजूराइट होता है, सिल्वर एजूराइट होता है। क्लियर? इसके चांदी के होते हैं। अब आया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के होते हैं मैग्नेसाइट, एप्सोसाइट, डोलामाइट, कार्नेलाइट। कौन कौन से? मैग्नेसाइट, एप्सोसाइट, डोलामाइट, कार्नेलाइट। लोहा के खनिज कौन कौन से होते हैं? लोहा के होते हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लाइमोनाइट, आयरन पायराइट। क्लियर? कौन कौन से? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लाइमोनाइट, आयरन पायराइट। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक सेल बैटरी में किया जाता है? वो किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको तनुगंधक अम्ल भी बोला जाता है और इसका फार्मूला होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4 इसका
फार्मूला होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है। तो मनुष्य के शरीर में वैसे अगर थोड़ा लीटर के हिसाब से पूछा गया है तो हम 6 लीटर मान लेते हैं, लेकिन जो शरीर का वजन होता है, शरीर के वजन का 7%, शरीर के वजन का कितना 7% मनुष्य के शरीर में रक्त पाया जाता है, रुधिर पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन इकाई है, किसकी इकाई है। तो न्यूरॉन इकाई है तंत्रिका ऊतक की। न्यूरॉन इकाई किसकी है, तंत्रिका ऊतक की। तो न्यूरॉन क्या होता है, तंत्रिका कोशिका में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका। कौन सी कोशिका, एक उत्तेजनीय कोशिका। ये एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। इसके द्वारा मतलब न्यूरॉन द्वारा मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, सूचना का आदान प्रदान होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ब्लैक होल। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई। तो ये की गई एस चंद्रशेखर जी द्वारा। किसके द्वारा, एस चंद्रशेखर जी द्वारा की गई। ठीक है। ब्लैक होल सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने पहली बार 1916 में ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी उन्होंने की थी। और ये आपका ब्लैक होल सिद्धांत होता क्या है, ये है कि ब्लैक होल बाहरी अंतरिक्ष में पाए जाने वाले कुछ सबसे अजीब और आकर्षक वस्तुएं हैं। ये क्या हैं, अजीब और आकर्षक, अजीब और आकर्षक वस्तुएं हैं। अजीब और आकर्षक वस्तुएं हैं। वे अत्यधिक घनत्व की वस्तुएं हैं। इस तरह के मजबूत गुरुत्वाकर्षण आकर्षण के साथ कि प्रकाश भी, आकर्षण इतना उनका तेज है कि प्रकाश भी उनकी मुट्ठी से बच नहीं सकता है। यदि यह भी उनके पास में आता है तो इसको भी ये पकड़ लेती हैं। ठीक है, ये आपका ब्लैक होल सिद्धांत है। आगे बढ़ते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। अब शरीर में जो हीमोग्लोबिन है इसका क्या कार्य है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ये रक्त में मौजूद हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग को फेफड़ों में ऑक्सीजन होती है, तो ये फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जा कर के शरीर के शेष भाग में पहुंचाते हैं। शरीर के शेष भाग में पहुंचा देते हैं। किसको, ऑक्सीजन O2 को। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वो है थोरियम। कौन सा है, वो है थोरियम। ठीक है। अब रेडियोधर्मी तत्व जो हैं ये क्या होते हैं, बात आती है कि रेडियोधर्मी तत्व हैं क्या। यह एक रासायनिक तत्व होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर नहीं होता। जो प्राकृतिक रूप से, मतलब प्राकृतिक रूप से ये पृथ्वी पर नहीं होते। ये प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर नहीं होते हैं। ठीक है। और केवल कृत्रिम रूप से बनाए जा सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये कृत्रिम होते हैं। ये रेडियोधर्मी तत्व क्या होते हैं, ये प्राकृतिक नहीं होते हैं, ये कृत्रिम होते हैं। ठीक है। अब तक 24 ऐसे तत्व बनाए गए हैं। परमाणु संख्या 95 से लेकर के 118 के साथ, 95 से लेकर के 118 के साथ सभी रेडियोधर्मी तत्व है। प्लूटोनियम पहली बार 1940 में संश्लेषित किया गया। ये जो आपका प्लूटोनियम लिखा गया है ये सबसे पहले 1940 में संश्लेषित किया गया था। कब, 1940 में संश्लेषित किया गया था। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है किसी मानव आँख की रेटिना पर
किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। तो ये आपका जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है। वास्तविक जो बनता है प्रतिबिंब यहाँ पे रेटिना पे, वो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। अब आप पूछेंगे सर रेटिना क्या होती है? मनुष्य की आँख के पिछले पर्दे को मनुष्य की आँख के पिछले पर्दे को मनुष्य के आँख के पिछले पर्दे को हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ठीक है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। हमारे भोजन में संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं, वो हैं क्या हैं? विटामिन एवं खनिज हैं। क्या क्या हैं? विटामिन एवं खनिज हैं। अब आप बोलेंगे सर हम ये तो जान गए कि हमारे जो संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं वो विटामिन एवं खनिज हैं, तो अब हम संरक्षात्मक हैं तो अब हम इनको खाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सर हम ये जानते नहीं हैं कि विटामिन एवं खनिज हमें मिलेंगे कैसे। तो आपको मैं बता देता हूँ कि विटामिन और खनिज आपको मिलेंगे फल व सब्जियों से। किससे मिलेंगे? फल व सब्जियों से आपको विटामिन व खनिज मिल जाएंगे। आप लोग खाना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपके संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो उस आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। अब आपकी आती है गुप्त ऊष्मा क्या होता है? गुप्त ऊष्मा आपकी होती है ऊष्मा की वह मात्रा जो उसकी इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन के अवशोषित अवशोषित की जाती है। ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके इकाई मात्रा द्वारा अवस्था परिवर्तन, जब अवस्था परिवर्तित हो रही हो, अवस्था परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है, वो कहलाती है गुप्त ऊष्मा। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। कहता है पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल आपका मिश्रण होता है तांबा और जिंक का, तांबा और जस्ता का। ठीक है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है क्या? पीतल। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? जैसे कि जब कोई चीज़ टूट जाती है तो कहते हैं हम टाका लगवा लें, तो उसका मतलब है टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो ये आपका टिन और सीसा का मिश्रण होता है। सीसा मतलब सीसा और जस्ता का, सीसा और टिन और सीसा का मिश्रण होता है, यानी डी नंबर आपका सही है। जो टाका सोल्डर होता है वो किसका मिश्रण होता है? वो आपका मिश्रण होता है सीसा और टिन का मिश्रण होता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है विद्युत मोटर। क्या कहलाता है? विद्युत मोटर कहलाता है। तो आप जो इसमें आए हुए हैं चारों ऑप्शन, इनके बारे में जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आया है आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या होता है? 2 परिपथ में बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। किसको मापता है? ये विभवांतर को मापता है। विभवांतर को मापता है। क्या करता है? विभवांतर को मापता है। और आपका जो विद्युत मोटर है ये आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब आपका आया गैल्वेनोमीटर। ये आपका क्या करता है? ये एक प्रकार का मीटर है। ये किसको मापता है? ये आपकी धारा को मापता है। किसको मापता है? धारा को मापता है।
और विद्युत जनरेटर क्या होता है? विद्युत मोटर का उल्टा होता है। जो विद्युत मोटर करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो ये विद्युत मोटर का उल्टा विद्युत जनरेटर। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और अगर विद्युत जनरेटर की बात आता है तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बस इतना अंतर है। क्लियर? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गतिक ऊर्जा का अभिव्यंजक। तो के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर गतिज ऊर्जा क्या होता है? जब किसी स्रोत से किसी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा, किसी भी पिंड की वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उसके रेखीय वेग अथवा कोणीय वेग दोनों के कारण उत्पन्न होती है, जो उसके रेखीय वेग और कोणीय वेग दोनों के कारण उत्पन्न होती है, ऐसी ऊर्जा क्या कहलाती है? आपकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। इसका फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv स्क्वायर। क्लियर? मैं अब आगे बढ़ता हूँ। कह रहा है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि आपकी सुनी जाती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। आप बोलेंगे सर प्रतिध्वनि क्या होता है? जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर टकराकर पुनः स्रोत के पास वापस लौटती है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि बोला जाता है। यह परावर्तन के कारण होती है। किसके कारण होती है? ये परावर्तन के कारण होती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है? जैसे हम कहीं जाते हैं, नदी के पास जाते हैं, और जब शाम का समय होता है तो नदी के पास जाते हैं, जब हम तेज मतलब उच्चारण करते हैं, कुछ भी बुलाते हैं, तो अपना नाम लेते हैं, तो वहाँ से टकरा करके आवाज़ पुनः तुम्हारे पास तक आती है, तो यही आपको प्रतिध्वनि है। क्या है? यही आपकी क्या है? प्रतिध्वनि है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। बोले सर जो अपरिवर्तित होगा वो अपरिवर्तित क्यों होगा? परिवर्तित क्यों नहीं होगा? मैंने बोला बेटा इस वजह से परिवर्तित नहीं होगा कि जब भी कोई चीज, कोई भी वस्तु अगर जल पे डाली जाती है तो अपना स्थान उतना ग्रहण कर लेती है जितने वजन की वो होती है। क्लियर? तो इस वजह से बर्फ के पिघलने पर जल स्तर सामान्य रहेगा, क्योंकि एक तैरने वाली वस्तु अपने स्वयं के वजन के बराबर पानी की मात्रा को विस्थापित कर देती है, अलग कर देती है। ठीक है? इस वजह से जल स्तर नहीं बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं आएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या असंख्य होगी, अनंत होगी। बोले सर ऐसा क्यों? मैं आपको बताए दे रहा हूँ। आप जब कहीं नाई की दुकान पे गए होंगे बाल कटवाने, तो आप वहाँ पे जब बैठे होंगे तो एक आपके सामने दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण, और एक आपके पीछे एक दर्पण लगा होता है। ठीक है? और उसके बीच में आप अपने को वस्तु मान लीजिए, और जब वहाँ आप बैठे होते हैं तब आप देखते हैं कि आपकी जाने कितनी प्रतिबिंब बनते हैं, जाने कितने आपके प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। तो उससे आपको समझ जाना चाहिए कि इनके कितने प्रतिबिंब होंगे? असंख्य प्रतिबिंब होंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? वो करता है ओजोन। आपकी जो ओजोन परत है, जो
जो आपकी वायुमंडल में ओजोन परत है, ये ओजोन परत हमारी बहुत सुरक्षा करती है। जो सूर्य की किरणों से आती है, सूर्य की पराबैंगनी जो किरणें हैं वो ओजोन के कारण धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? तो ये अवतल लेंस द्वारा ठीक की जा सकती है। मायोपिक आंख क्या होती है? मायोपिक का हिंदी होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, ये आपका जो निकट दृष्टि दोष होता है ये क्या होता है? आपका जो निकट दृष्टि दोष होता है ये आपका होता है क्या? जब कोई किसी वस्तु को पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, इसको हम बोल देते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका इलाज के लिए आपको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। क्लियर? और इसका जो भाई होता है वो होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है? उसको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती, पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, इसको बोला जाता है दूरदृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है। कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर होता है, तो आपका जो कंप्यूटर की भाषा है उसमें कंपाइलर होता है क्या? वो होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम। आपका जो कंप्यूटर में कंपाइलर होता है वो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा में लिखे प्रोग्राम को, कोई प्रोग्राम किसी भाषा में लिखा गया है उसको आप अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कौन कर सकता है? ये कंपाइलर कर सकता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित कर देना प्रोग्राम को, ये कंपाइलर का काम होता है। ठीक है, जैसे कहीं कहीं ऐसा होता है कि कोई इंग्लिश जानता है कोई हिंदी जानता है, तो उसके जैसे कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो उसको अनुवाद करने के लिए एक खड़ा होता है व्यक्ति, वो अनुवाद करके बताता है कि ये जो अमुक व्यक्ति है ये अपनी बात क्या कहना चाहता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है AWACS का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आप इसका पूर्ण रूप है एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? सबसे पहले हम इनपुट डिवाइस समझ लेते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर से जुड़े एक ऐसा यंत्र, कंप्यूटर से जुड़ा एक ऐसा यंत्र जो किसी प्रयोगकर्ता या अन्य प्रणाली से किसी कंप्यूटर तक सूचना ले जाए। मतलब सूचना जब ले जाए, कहीं दूसरी जगह सूचना ले जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपके इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। जैसे माउस और कीबोर्ड, माउस व कीबोर्ड इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। ठीक है, तो कह रहा है निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो फ्लॉपी ड्राइव। क्या? फ्लॉपी ड्राइव आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है। माउस है, कीबोर्ड है, माइक्रो प्रोसेसर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक कौन है? इसका मुख्य संगठक है चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। ये आपका मुख्य घटक है। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है? ये वर्तमान समय की सामान्य उपयोग में आने वाली पूरे संसार में सर्वाधिक प्रचलित सीमेंट है। सर्वाधिक प्रचलित सीमेंट है। यह कंक्रीट, गारा आदि का मूल अवयव है। सीमेंट की विभिन्न किस्में उपलब्ध हैं। साधारण निर्माण कार्य में आमतौर पर पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ये आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो
पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके जो भाई बंधु हैं और बहनें हैं उनको भी इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल सकें और वो भी अपने आगामी आने वाली परीक्षाओं में बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।